ये तो 12 बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं? ब्लॉक दी एंट्री ऑफ पोटेशियम इनटू दिस सेल। तो ट्रांससेलुलर शिफ्ट नहीं होती, ब्लॉक करते हैं। नेक्स्ट 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 करते हैं, यहाँ से हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि नंबर ए बी और डी तीनों एल्कलोसिस स्टार्ट करते हैं। एक ही डायरिया जो एल्कलोसिस स्टार्ट करता है। ठीक है, शॉर्ट क्यूटी इंटरवल इज नॉट अ फीचर ऑफ हाइपोकैलेमिया। शॉर्ट क्यूटी इंटरवल कहाँ पे मिलता है आपको? हाइपरकैल्सीमिया या हाइपरमैग्नीसीमिया में। ठीक है, सीजर इज नॉट द फीचर ऑफ। सीजर कहाँ पे होता है? हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। और साइक्लोस्पोरिन इनमें से जो हाइपरक्लीमिया कॉज करती है, बाकी तीनों जो हैं हाइपोक्लीमिया कॉज करते हैं। सेफ 10 मिलीकूलन पर आवर, 40 मिलीकूलन पर लीटर, 160 मिलीकूलन पर डे, पेरिफेरल लाइन से अनमॉनिटर्ड। ठीक है, हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म में, लेनर सिंड्रोम में, कशिंग सिंड्रोम में हाइपरटेंशन, बार्टर सिंड्रोम में हाइपरटेंशन नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे क्या था? हाइपरग्लाइसीमिया है, सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है और हाइपोकैलेमिया। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है यही था कि अगर आप ग्लूकोज को पहले करेक्ट करते हो तो पोटेशियम विल बी ड्रिवन इनटू द सेल, हाइपोक्लीमिया वर्क हो जाएगा। अगर आप मेटाबॉलिक एसिडोसिस को पहले करेक्ट करते हो तो पोटेशियम विल बी ड्रिवन इनटू द सेल, हाइपोक्लीमिया विल गेट वर्स। तो उससे पहले आपको पोटेशियम रिप्लेस करना होगा, उसके बाद सोडियम बाइकार्ब दोगे इसको करेक्ट करने के लिए, तो क्या होगा? पोटेशियम सेल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। सर इसमें ऑप्शन है which agent should not be used. Which agent should not be used? शुड बी यूज होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन पे स्टेप में लिखा हुआ है which agent should not be used in the initial treatment। तो इंसुलिन भी नहीं बाइकर करते हैं। ये जो आंसर है ये आपने ऐसे किया जैसे शुड बी यूज। गलत हो गया। Which agent should be used? Which agent should be used? चलो वो आपको माफ कर दिया, 10 से 11 वाले। एक नंबर ऐड कर। ठीक है, which agent should be used? ठीक है, क्योंकि बाकी लोग ठीक है, चलो ये कट गया, ये कट चलो 11 रह गए क्वेश्चन जी। यहाँ क्या हो गया? और इसमें एक्स्ट्रा रीनल लॉसेस सिलेक्टिव अब्यूज में होने हैं। यहाँ पे ठीक है, नॉन-स्पेरिंग डाइट मोस्ट कॉमन काज जो हाइपोक्लीमिया का नॉन-स्पेरिंग डाइट है। और ऑब्वियसली ये वाला तो सिंपल सा 2 मिलीकूलन अगर कहती है तो आप कैल्शियम इन्फ्यूजन से स्टार्ट इन चॉइसेस में। और अगर 2 कैलीमिया पे ईसीजी चेंजेस है आपकी हाइपर कैल्शियम यहाँ पे दिया हुआ नहीं है चॉइस। चले आज हाइपोफॉस्फेटीमिया निकाल दें बेटे, तो लगा दें। आइजेंटेशन इसको मिनिमाइज करके निकाल सकते हाइपोफॉस्फेटीमिया वेरी इंपॉर्टेंट सीरियस और ऑफन या अक्सर जो है फेटल कॉम्प्लिकेशन विच इज ऑफन नेग्लेक्टेड। इसके बारे में यू शुड नो इन डेप्थ, क्योंकि बहुत दफा अक्सर बात ये निगलेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब मुझे बताओ व्हाई शुड यू वरी अबाउट हाइपोफॉस्फेटीमिया? व्हाई शुड यू वरी अबाउट हाइपोफॉस्फेटीमिया?
Phosphate major energy reserve ATP production एनर्जी प्रोडक्शन के Energy लिए reserve से है प्रोडक्शन के लिए form. और हाइपोफॉस्फेटिंग है, फास्फोरस के बॉडी में बहुत सारे फंक्शन, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, which provides energy, high energy phosphate bond and immediate source of energy for all the cellular process. जितनी भी metabolic activity body में हो रही है, that requires energy, that is provided by this ATP. ठीक है, ATP की एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की हाइड्रोलाइसिस होगी, ADP बनेगा और एक बॉन्ड जो है आपका फॉस्फेट का रिलीज होगा, which will be the source of energy. 2,3-DPG 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट क्या करती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कॉज करती है। अगर सेल के अंदर, रेड सेल के अंदर 2,3-DPG नहीं है तो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से रिलीज नहीं होती। अगर 2,3-DPG ज्यादा है तो ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी। साइक्लिक AMP सेकंड मैसेंजर फॉर मेनी हार्मोनल एक्शन। सेल वॉल और सेल न्यूक्लियस का और सेल वॉल की कंपोनेंट है फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म द सेल स्ट्रक्चर। अगर सेल स्ट्रक्चर में, सेल वॉल में फॉस्फोलिपिड नहीं है तो वॉल आपकी विल बी वीक एंड फ्रेजाइल व्हिच विल रिजल्ट इन सेलुलर नेक्रोसिस। ठीक है, आरबीसी के अगर सेल वॉल वीक हो गई है तो हेमोलाइसिस हो जाएगी, मसल की सेल वॉल वीक हो गई तो रेब्डोमायोलाइसिस हो जाएगी। नेक्स्ट जो है आपका न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का उसका फ्रेमवर्क है। फिर ये बफर सिस्टम जो है, इंटरसेलुलर बफर है सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है। डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट और मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट ये बफर सिस्टम बनता है इंटरसेलुलर फ्लूइड का। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में कौन सा बफर सिस्टम इंपॉर्टेंट है? एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट, तो इंटरसेलुलर फ्लूइड में ये जो है आपका इंपॉर्टेंट जो है बफर सिस्टम है। फिर ये कंपोनेंट है बोन की और टीथ की। ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, इनकी मेटाबॉलिज्म थ्रू पायरुवेट और एसिटाइल-CoA गोज टू द सिट्रिक एसिड साइकिल। अगर आपको फिजियोलॉजी याद हो, बायोकेमिस्ट्री, और सिट्रिक एसिड का एंड रिजल्ट इज एटीपी एंड CO2। ये तो एटीपी की फॉर्मेशन होगी और एटीपी की हाइड्रोलाइसिस से एडीपी, और ये जो फॉस्फेट बॉन्ड जो है दैट इज रिलीज, इट प्रोवाइड द एनर्जी फॉर एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द बॉडी। ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है आपके पास और इसमें ये नॉर्मल है। अगर 2,3-DPG कम है तो ये कर्व इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट। पीएच से ज्यादा है, डीपीजी कम है या टेम्परेचर कम है तो ये कर्व आपका इस तरह को लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा। दैट मींस कम ऑक्सीजन डिसोसिएट होगी फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। अगर 2,3-DPG ज्यादा है, पीएच कम है या टेम्परेचर ज्यादा है तो ये कर्व विल बी शिफ्टेड टू द राइट। दिस मींस कि विद ज्यादा ऑक्सीजन एंड फॉर एनी गिवन PO2 ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी। उसी PO2 पे कम ऑक्सीजन रिलीज होगी अगर आपके पास 2,3-DPG नहीं है, ठीक है। अगर 2,3-DPG ज्यादा है तो ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी। अब अगर फास्फोरस नहीं है, एटीपी नहीं है, 2,3-DPG नहीं है, एनर्जी नहीं है और ऑक्सीजन नहीं है तो आप इमेजिन कर लें कि क्या असर होगा सेलुलर कंपोनेंट का। और ये जो सेल का स्ट्रक्चर जो है सेल वॉल में, ये सेल वॉल है और ये इसका हाई फॉस्फेट, ये जो येलो वाली इज फॉस्फोलिपिड लेयर, ठीक है। एक्सटर्नल जो है ये 2 लेयर और है, ये मिडिल में जो है फॉस्फोलिपिड। अगर ये फॉस्फोलिपिड नहीं है तो सेल वॉल विल बी वेरी फ्रेजाइल। न्यूक्लियस की वॉल भी और सेल की वॉल भी, उसमें कंपोनेंट है फॉस्फोलिपिड का, जो कि ये वाली नजर आ रही है आपको। तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द बॉडी, ठीक है।
सबसे ज्यादा कौन सी है मोस्ट अबंडेंट? कैल्शियम। मोस्ट अबंडेंट इज कैल्शियम, उसके बाद फास्फोरस है। फास्फोरस इज अबाउट 1% ऑफ द बॉडी वेट एंड कैल्शियम इज अबाउट 1.5% ऑफ द बॉडी वेट। नॉर्मल ब्लड लेवल 2.5 to 4.5, यहाँ पे डिफरेंट लेबोरेटरीज की वेरिएशन है थोड़ी सी, कोई 2.5 को 5 तक ले जाते हैं, कोई 3 to 5 है, कोई 2 to कोई नहीं 2.5 to 4.5 है, और मोस्ट ऑफ द लेबोरेटरी विल शो 2.5 to 4.5 है ना। और पीएच इसका जो पीके है हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और एचपी का बफर सिस्टम का वो 6.8 है, और पीएच जो है ब्लड की यहाँ इंटरसेलुलर फ्लूइड की 7.4 है, स्लाइटली एल्कलाइन है एज कंपेयर टू पीके ऑफ हाइड्रोजन और डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट की। तो उस पे जो आपकी हाइड्रोजन फॉस्फेट है जो एल्कलाइन जो है बेस है जो एज कंपेयर टू H2PO4, H2 में हाइड्रोजन ज्यादा है विच इज एसिडिक एसिड फॉर्म है, और HPO4 इज द बेस एज कंपेयर टू H2PO4। तो इस pH पे 7.4 पे जो रेशियो है HPO4 to H2PO4 is 4:1 के HPO4 is more, base is more. Again does not reflect the इंट्रासेलुलर फास्फोरस कितना है, ना ये रिफ्लेक्ट करती है कि टोटल बॉडी फास्फोरस कितना है। और अगेन नॉट ए डिजीज जस्ट लाइक हाइपोक्लेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोलिटीमिया, हाइपोनेमिया इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ सम डिजीज। फ्रीक्वेंसी 1 to 5%, मगर ये जो है अल्कोहलिक्स, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और सेप्सिस में फ्रीक्वेंसी जो रिपोर्टेड है अप टू 40 to 80%। सो सेप्सिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, अल्कोहलिक जो हैं उनमें हाइपोफॉस्फेटीमिया की फ्रीक्वेंसी रिपोर्टेड है वो 40 to 80% है, वेरी हाई। हाइपोफॉस्फेटीमिया सीरम फास्फोरस लेस देन 2.5 और माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हाइपो, माइल्ड, मॉडरेट और लास्ट वाला टाइपोग्राफिक एरर आ गया सीवियर हाइपोफॉस्फेटीमिया कि माइल्ड में 2.5 से 2 तक और मॉडरेट में 2 से 1 तक और सीवियर, ये सीवियर कर लीजिए इसको, सीवियर हाइपोफॉस्फेटीमिया जो है वो अगर सीरम फास्फोरस लेवल इज लेस देन 1। तो टोटल बॉडी phosphorus about 700 grams, which is 1% of the body weight, or bulk of this phosphorus is present in the bone. 85% of that phosphorus is located in the bone. 15%, about 15% is the intracellular, which is about 100 millimoles per liter. Second, this is the most abundant anion in the intracellular fluid. ठीक है, most abundant intracellular cation is potassium और anion is phosphate. So second most abundant anion in the intracellular fluid is second most abundant anion in the intracellular fluid. एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में क्लोराइड और बाइकार्बोनेट और इंटरसेलुलर फ्लूइड में फॉस्फेट एंड प्रोटीन एल्ब्यूमिन इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो ECI में इट्स अबाउट 0.1% जिससे हम डील कर रहे हैं, दैट इज द 0.1% ऑफ द टोटल फास्फोरस कंटेंट। और इसमें क्या होता है, अगर इनटेक इज अबाउट 1200 मिलीग्राम, ठीक है, और इंटेस्टाइन में से 2/3 to 3/4 अबाउट 900 मिलीग्राम इज रीअब्सॉर्ब और 200 मिलीग्राम इज सिक्रीटेड इन द इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस, और रिजल्ट इज अबाउट स्टूल में लॉस इज अबाउट 500 मिलीग्राम। याद रहेगा 1200 ऑन एवरेज इनटेक, 900 एब्जॉर्ब, 200 सिक्रीटेड और एक्सक्रीशन इज अबाउट 500। ठीक है, ऑन दिस साइड जो फिल्टर्ड लोड इज अबाउट 7000 मिलीग्राम 24 आवर्स में, जिसमें से 6300 इज रीअब्सॉर्ब और अबाउट 700 मिलीग्राम पर डे इज द फॉस्फेट एक्सक्रीशन। ये चीजें आपको समझ आ जानी चाहिए, अंदाजा होता कि डेली एवरेज स्टूल में लॉस इज 500 मिलीग्राम और किडनी से लॉस इज अबाउट 700 मिलीग्राम। और यहाँ पे जो बोन के साथ जो टर्नओवर है 250 to 300 मिलीग्राम जो है
वो उनकी जो रीएब्जॉर्प्शन से एक्सेसिव फ्लूइड में ऐड होता है और बोन फॉर्मेशन से, न्यू बोन फॉर्मेशन से इतना ही तकरीबन कंज्यूम होता है। तो ये टू रीएब्जॉर्प्शन और फॉर्मेशन में ये बैलेंस हो जाता है 250 to 300 मिलीग्राम। यहाँ पे इधर को गया और ना वापस आ गया, और ये वाला जो है 2.4 to 4.5 मिलीग्राम जो है इन द ECF इज मेंटेन्ड नाउ। एब्जॉर्प्शन के लिए अब एक्स्ट्रासेलुलर फास्फोरस इतना है 2.5 to 4.5, इंट्रासेलुलर 100 मिलीमोल। ठीक है, अब वो को अंदर सेल के अंदर भेजने के लिए, ठीक है, यू हैव टू हैव दिस फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और कौन से सिस्टम जो है आपके सोडियम फास्फोरस को ट्रांसपोर्टर, सोडियम पोटेशियम को ट्रांसपोर्टर है डिफरेंट टाइप्स के। ये आपके किडनी के अंदर है सोडियम फास्फोरस 2 को ट्रांसपोर्टर 2A और 2C और फास्फोर ट्रांसपोर्टर ये जो है यहाँ ल्यूमन से सेल के अंदर भेजेंगे, और इंटेस्टाइन के अंदर सोडियम फास्फोरस को ट्रांसपोर्टर 2B। तो बेसिकली ये याद रखने की बात है क्योंकि ये सोडियम फास्फेट को ट्रांसपोर्टर्स में जो पोटेशियम ये फास्फोरस को ड्राइव करते हैं सेल के अंदर रखते हैं। फिजियोलॉजिकल रेगुलेटर जो है आपके पास, पीटीएच लेवल अगर ज्यादा होगा पीटीएच तो फास्फेट की रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी और एक्सीशन बढ़ जाएगी। विटामिन डी अगर कम होगा तो फास्फेट की रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, विटामिन डी ज्यादा है तो फास्फेट की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी। और ये आखिरी लफ्ज दिया कि फास्फेट इज इट्स ओन रेगुलेटर। सिर्फ फास्फोरस अगर कम है तो अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी यहाँ पे, और अगर फास्फोरस ज्यादा है तो रीअब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी ताकि बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे। और पैथोलॉजिकल जो है वो आपकी ये फास्फेटोरेंस है, विल टॉक अबाउट दैट। अब आपके पास हाइपोफॉस्फेटीमिया क्यों डेवलप होगा, कैसे डेवलप होगा? सिंपल सी बात जो है कि इधर से शुरू हो जाए, लैक ऑफ इनटेक, ठीक है, और लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन, और ये वाली दोनों चीजों से, इससे तो नहीं मगर इससे लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन की वजह से स्टूल में एक्सीशन जो है बढ़ जाए, तो इंटेस्टाइनल लॉस और यहाँ पे डिक्रीज इनटेक। और तीसरे नंबर पे यहाँ जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेल के अंदर या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से बोन के अंदर अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगी तो हाइपोफॉस्फेटीमिया हो जाएगा कि ये एरो इधर इंटरसेलुलर शिफ्ट हो जाए और इधर से बोन में शिफ्ट हो जाए, तो दोनों सूरतों में ये कम हो जाएगा। और लास्टली जो है किडनी से अगर एक्सीशन बढ़ जाएगी तो हाइपोफॉस्फेटीमिया हो जाएगा। तो ये डायग्राम याद रखने वाली है कि डिक्रीज इनटेक, इंक्रीज फीकल लॉसेस और रीडिस्ट्रीब्यूशन, और किडनी से लॉस ज्यादा हो जाए। इनएडिक्वेट इनटेक कब होगी, ठीक है। अनकॉमन कॉज फास्फोरस की डाइट में डेफिशिएंसी के, डाइट की डेफिशिएंसी की वजह से अनकॉमन कॉज है, मगर प्रोलॉन्ग पुअर इनटेक एल्डरली पीपल हो सकते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा वाले खवातीन हो सकती हैं। आप सर्जिकल पेशेंट है उनको हाइपर एलिमेंटेशन पे डाला हुआ विदाउट फॉस्फेट बीच में सप्लीमेंट जो है, तो इन चीजों पे। अब स्टारवेशन अलोन क्या होता है? स्टारवेशन अलोन डज नॉट कॉज हाइपोफॉस्फेटीमिया। क्यों? स्टारवेशन में ग्लूकोज नहीं जा रहा अंदर, इंसुलिन सिक्रीट हो रही, इंसुलिन सिक्रीट हो रही, पोटेशियम इज नॉट गिवन इनटू द सेल, ठीक है, दैट्स नंबर 1 जो है। और उसके बाद आपकी कैटाबॉलिज्म बढ़ेगी, स्टारवेशन होगी, कैटाबॉलिज्म बढ़ेगी, सेलुलर ब्रेकडाउन होगा तो उससे फास्फेट रिलीज होगा। तो स्टारवेशन एज सच इज नॉट कॉज ऑफ हाइपोफॉस्फेटीमिया, मगर जैसे ही स्टार पेशेंट को आप फीड करना शुरू करते हो, फीडिंग देते हो, आपको ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट फीड करते हो, तो फिर आपका हाइपोफॉस्फेटीमिया
डेवलप होगा। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के ठीक है, प्रोटीन वगैरह बिल्कुल मीट नहीं ले सकता, मिल्क नहीं ले सकता, जो मेजर सोर्सेज ऑफ डेथ के डेंटल प्रॉब्लम है या फॉलोइंग डिफिकल्टीज है, ठीक है। और रीफीडिंग की जैसे मैंने अभी बात कही है कि ये रीफीडिंग जो है वो सेलुलर अपटेक को स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से हाइपोफॉस्फेटीमिया हो जाएगा। इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन कम हो जाए, स्टेटोरिया, क्रोनिक डायरिया, माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, विटामिन डी डेफिशिएंसी, एंटासिड यूज कर रहे हो, आपके फॉस्फेट बाइंडर्स अब तो वो नहीं है, ठीक है। ये H2 एंटागनिस्ट अब से आ गए हैं ना, 80 से पहले क्या थे जो एसिड डिजीज की ट्रीटमेंट याद है कोई, पता है कोई? 70s में हम लोग क्या यूज करते थे एज ए एंटासिड जो है, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल जो है, दैट वाज द ओनली जो एंटासिड ये ट्रीटमेंट अवेलेबल होती थी। तो उसके साथ फॉस्फेट बाइंडर वही जो अब आप यूज कर रहे हो कैल्शियम कंटेनिंग या, तो वो अगर फॉस्फेट बाइंडर यूज हो रहे हैं और एंटासिड का यूज हो रहा है, नियासिन के डेरिवेटिव यूज हो रहे, तो ये डिक्रीज द इंटेस्टाइनल रीअब्जॉर्प्शन। रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इंसुलिन और ग्लूकोज, इंसुलिन प्राइमरीली, ग्लूकोज इसलिए कि ग्लूकोज जब आप दोगे तो इंसुलिन की सेक्रीशन एंडोजेनस होगी, तो ये इंसुलिन एंड ग्लूकोज दोनों, और ये सिचुएशन आपके पास कब आएगी, स्पेशली डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है। जो केसेस हैव बीन रिपोर्टेड के इमरजेंसी में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का ब्लड जो है पेशेंट का भेजा गया और वहाँ फास्फोरस 6.57 के करीब इंसुलिन स्टार्ट कर दी गई, बाई टाइम पेशेंट वार्ड में पहुँचता है फास्फोरस हैज ड्रॉप टू लेस देन 3, इतनी रैपिडली ड्रॉप होगा जैसे आप इंसुलिन दोगे। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को जब आप ट्रीट कर रहे हो तो पेशेंट शुड इम्प्रूव, मगर सडनली इम्प्रूव होता तो पेशेंट डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाता है। इमीडिएटली थिंक ऑफ हाइपोफॉस्फेटीमिया। कीटोएसिडोसिस से इम्प्रूव कर गई, मगर अहम है कि हाइपोफॉस्फेटीमिया डेवलप हो रहा उस पेशेंट को, जिसकी वजह से वो सारा कुछ जो भी आपने देखा है उसकी वजह से पेशेंट के सिम्टम्स गेट वर्स। ग्लूकागोन, एपिनेफ्रिन, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की ट्रीटमेंट। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या पहले फास्फेट क्यों कम होगा, नॉन कीटोटिक कम हो या डायबिटिक कीटोसिस में हाइपरग्लाइसीमिया, ऑस्मोटिक डायबिटीज। ऑस्मोटिक डायबिटीज अभी बाद में आएगी जब रीनल एक्सक्रीशन की बात करते हैं, तो ऑस्मोटिक डायबिटीज ग्लाइकोसूरिया कॉजेज इंक्रीज फॉस्फेट एक्सक्रीशन, फॉस्फेट की एक्सक्रीशन बढ़ेगी, आपको फॉस्फेटीमिया उससे हो जाएगा, और फिर जैसे ही आप उसको इंसुलिन दोगे पेशेंट को, फॉस्फेट विल बी शिफ्टेड इनटू द सेल, तो हाइपोफॉस्फेटीमिया विल गेट वर्स। कार्बोहाइड्रेट्स रीफीडिंग, जो स्टार्ट पेशेंट है, अल्कोहलिक्स है, जब ऐसे एल्कोहलिक होता, ऐसे पेशेंट को जब आप रीफीडिंग शुरू करोगे तो सेलुलर अपटेक बढ़ेगी, ठीक है। हाइपर एलिमिनेशन आप दे रहे हो तो उससे भी सेलुलर अपटेक बढ़ेगी। और रेस्पिरेटरी एल्कोसिस इज इंपॉर्टेंट कॉज जो है, रेस्पिरेटरी एल्कोसिस कॉजेज शिफ्ट ऑफ फास्फोरस इनटू द सेल। और रेस्पिरेटरी एल्कोसिस, पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे रेस्पिरेटरी एल्कोसिस हो गई, हाइपोफॉस्फेटीमिया डेवलप हो गया, यू हैव प्रॉब्लम्स इन वीनिंग ऑफ, जो आप पेशेंट को वेंटिलेटर से उतारना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर रेस्पिरेटरी एल्कोसिस की वजह से हाइपोफॉस्फेटीमिया डेवलप हो गया है। इसलिए कि एनर्जी नहीं है, मसल वीकनेस हो जाएगी, मसल वो डायफ्रामेटिक और ये इंटरकॉस्टल मसल जो है वो काम ही नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपकी रेस्पिरेटरी फेलियर विल गेट वर्स। हंग्री बोन सिंड्रोम कहाँ पे होती है, हाइपर पैरासाइड वाला पेशेंट है, उसकी हाइपर पैरासाइडेक्टमी कर दी, उसके बाद हंग्री बोन, कैल्शियम एंड फास्फोरस विल बी जस्ट लाइक हंग्री पर्सन जो है विल बी डिपॉजिटेड इन दी बोन, जिससे हाइपोफॉस्फेटीमिया हो जाएगा।
एक्यूट इंक्रीज इन हेमाटोबैलेंस और रिट्रोपाइडन देते हो पेशेंट सडनली जो है सेलुलर प्रोलिफरेशन बढ़ गई या ये आपका जो जीएमसी थेरेपी दी है ये डब्ल्यूबीसी को इम्प्रूव करने के लिए पेशेंट में ल्यूकोपीनिया तो सेलुलर फॉर्मेशन बढ़ेगी तो ये फॉस्फेट विल बी डिपॉजिटेड इन द सेल लीडिंग टू हाइपोफॉस्फेटेमिया। इंक्रीज यूरिन लॉसेज जो है ठीक है सबसे पहले पीटीएच अगर ज्यादा है फॉस्फेटोनेंस जो है ठीक है ये FGF23 फास्फोग्लाइकोप्रोटीन ग्रोथ फैक्टर मैट्रिक्स एक्सेसिबल फॉस्फोग्लाइकोप्रोटीन और ये फिजल रिलेटेड प्रोटीन ये 3-4 जो है फॉस्फेटोनेंस जो है ये इंक्रीज इनकी सिक्रीशन काजेस फॉस्फेटूरिया। सेलाइन डायूरिसिस लो विटामिन डी ट्यूमर इंड्यूस ऑस्टियोमलेशिया उसमें क्या होता है ट्यूमर इंड्यूस ये आपकी FGF23 बढ़ जाती है जिसकी वजह से फॉस्फेट की एक्सक्रीशन बढ़ जाती है और ऑस्मोटिक डायूरिसिस अभी हमने बात की है इसकी। डायूरेटिक्स एस्टेजोलेमाइड या थाजा डायूरेटिक व्हिच हैज एस्टेजोलेमाइड लाइक एक्टिविटी लाइक मेटालोजोन आप यूज करते हो मेटसोन या जो भी ये भी। एक्यूट वॉल्यूम एक्सपेंशन एक्यूट वॉल्यूम एक्सपेंशन क्यों वॉल्यूम एक्सपेंशन होगी तो प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सोडियम रीड्स आपके कम हो जाएंगे तो सोडियम फास्फोरेट जो को ट्रांसपोर्टर है वहां पे फॉस्फेट की भी रीअब्जॉर्प्शन जो है ट्यूबुल में कम हो जाएगी जिसकी वजह से एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी। इंट्रावीनस आयरन और फिर ये कीमोथेराप्यूटिक एजेंट इसमें आपका जो कंसर्न है ये यूज नहीं करते हो विटियोर इनहिबिटर्स हैं सारोलाइमस दैट कैन कॉज और सीआरटी क्या है कंटिन्यूस रीनल प्लेसमेंट थेरेपी जब आप कंटिन्यूसली कर रहे हो और आपकी डायलिसिस में फास्फोरस होता है आपके डायलिसिस जो आप यूज कर रहे हो उसमें फास्फोरस है नहीं है तो फास्फेट की डिप्लीशन हो सकती है जब सीआरटी यूज कर रहे हो कि आपका रिप्लेसमेंट फ्लूइड में अगर फास्फोरस नहीं है। ड्रग्स सेपरेटली हमने बात तो की है मगर ड्रग्स डिफरेंट मेथड से वजह से मैकेनिज्म से हाइपोफॉस्फेटेमिया कॉज है। इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन कम हो सकती है अभी हमने बात की है कि फॉस्फेट बाइंडर्स एंटासिड से निएसिन से वो इस बात shift of extracellular to intracellular fluid ऐसी ड्रग which can cause respiratory abscesses like salicylate poisoning ठीक है पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेटर पे डाला हुआ आपने और हाइपर वेंटिलेट कर रहा है पेशेंट तो ग्लूकोज फ्रक्टोज जिनोलिन इंसुलिन पैरेंटल न्यूट्रिशन कैटेकोलामीन एपिनेफ्रिन डोपामीन साल्बुटामोल ज़ैंथीन डेरिवेटिव्स हाइपोथर्मिया और रैपिड सेलुलर प्रोलिफरेशन ये सारी आपकी ड्रग्स जो हैं ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकती हैं आपकी इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन कम हो सकती है और ये ड्रग्स जो हैं यूरिनरी फॉस्फेट की एक्सक्रीशन को बढ़ाती हैं और कुछ ड्रग्स हैं जो मल्टीपल मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो सकते हैं मगर ड्रग इज एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ हाइपोफॉस्फेटेमिया याद रखने की बेसिकली और उसमें तीनों मैकेनिज्म कैन बी इन्वॉल्व टू डिक्रीज इनटेक डिक्रीज एब्जॉर्प्शन redistribution or increase urinary excretion. Spurious hypophosphatemia ठीक है ये कुछ चीजें हैं मैनिटॉल है जैसे इंटरफियर्स विद दी ड्रग जो है इसकी मेजरमेंट में फॉस्फेट में ठीक है पैराप्रोटीन्स हैं अगर वो भी इंटरफियर करती हैं फॉस्फेट की मेजरमेंट में और फॉल्सली हाइपोफॉस्फेटेमिया दे सकती हैं तो मल्टीपल माइलोमा हाइपोफॉस्फेटेमिया उसमें अगर आ जाता है या मेंटल दी हुई है तो आपका फॉस्फेट फॉल्सली लो हो सकता है। सिम्टम्स क्यों होंगे मेन वजह जो है आपकी एटीपी के ना होने की वजह से एनर्जी ना होने की वजह से आप लोग खाना अगर ना खाया हो तो क्या हाल होगा 2,3-DP से और सेल स्ट्रक्चर जो है फ्रेजाइल हो जाने की वजह से मेन सिम्टम्स जो है
और बाकी जो है बोन और टीथ की वहाँ कैल्शियम ना होने की वजह से। और जो सेवेरिटी सिम्टम्स की जो डिपेंड्स अपॉन द कॉज, सेवेरिटी ऑफ हाइपोफॉस्फेटेमिया और ड्यूरेशन ऑफ हाइपोफॉस्फेटेमिया, तीन चीजें आ जाती हैं। कॉज क्या है हाइपोफॉस्फेटेमिया का, सेवेरिटी क्या है हाइपोफॉस्फेटेमिया की, और ड्यूरेशन क्या है, एक्यूट है या क्रॉनिक है, लॉन्ग टर्म हाइपोफॉस्फेटेमिया। मेटाबॉलिक फॉस्फेट जो है हाइपोफॉस्फेटेमिया डिमिनिशेस द कैल्शियम रीअब्सॉर्प्शन, कैल्शियम रीअब्सॉर्प्शन कम होगी तो हाइपरकैल्सियूरिया हो जाएगा। हाइपरकैल्सियूरिया होगा आल्सो फ्रॉम बोन अब्सॉर्प्शन। जब फॉस्फेट नहीं है तो कैल्शियम की रीअब्सॉर्ब बोन से हो जाएगा। मोर प्रोलॉन्ग्ड हाइपोफॉस्फेटेमिया जैसे रिकेट्स में या ऑस्टियोमलेशिया में देखते हो, विटामिन डी डेफिशिएंसी स्पेशली चिल्ड्रन में, ठीक है। तो इनके यूजुअल सिम्टम्स क्या होंगे, बोन पेन्स, इंक्रीज फ्रैक्चर रेट, नेफ्रोकैल्सिनोसिस हो सकती है ड्यू टू हाइपरकैल्सियूरिया एंड रीनल इनसफिशिएंसी ड्यू टू नेफ्रोकैल्सिनोसिस। इन चाइल्डहुड फॉस्फेट वेस्टिंग सिंड्रोम जो है वो लॉन्ग टर्म, चाइल्डहुड में कंजेनिटल या हेरिडिटरी डेफिशिएंसी की वजह से ये यूजुअली लॉन्ग टर्म क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है। तो उसकी वजह से आपकी ये रिकेट्स और उसके बाद रीनल इनसफिशिएंसी और हाइपरपैराथायरॉयडिज्म ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया की वजह से हाइपरपैराथायरॉयडिज्म हो जाएगा, और मेटासेल ये कैल्सिफिकेशन की वजह से रीनल इनसफिशिएंसी हो जाएगी, प्लस रिकेट्स वगैरह चाइल्डहुड में हो सकती है। सीएनएस में एटीपी डिप्लीशन की वजह से एन्सेफलोपैथी, इरिटेबिलिटी, पैरासीजिया, डेलिरियम, जनरलाइज्ड सीजर्स एंड कोमा, और सेंट्रल एंड एक्स्ट्रा पोंटाइन पाइलोसिस हाइपोफॉस्फेटेमिया की वजह से। कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम में इंपेयर्ड मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी, कोई मतलब वीकनेस है कंट्रैक्टिलिटी इंपेयर है तो सिर्फ सीसीआर भी हो सकती है, और उसके बाद हायर इंसिडेंस ऑफ एरिथमियास, ठीक है, और हाइपोटेंशन हो जाएगी, वेंट्रिकल जो आपकी मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, जैसे कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, हाइपोटेंशन होगी, और आप यू विल रिक्वायर इंक्रीज अमाउंट ऑफ वेजोएक्टिव ड्रग्स। डायफ्रामेटिक कंट्रैक्टिलिटी कम हो जाने की वजह से आपकी रेस्पिरेटरी फेलियर में पेशेंट जा सकता है, और प्रोलॉन्ग वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट हो सकती है। मसल वीकनेस, अभी आजकल की एटीपी नहीं है तो मसल की एक्टिविटी कोई नहीं है। रेब्डोमायलिसिस हो सकती है, रेब्डोमायलिसिस की वजह से भी रीनल फेलियर हो सकती है, और किसी भी मसल ग्रुप की वीकनेस जो है डोमिनेट कर सकती है। डिप्लोपिया, डिसऑर्थिया, डिस्फेजिया, और उसके बाद इलियस और जेप्रासिक मसल वीकनेस मेनली। रेब्डोमायलिसिस होगी, एसीपी की हो सकता है। अच्छा, अब रेब्डोमायलिसिस होगी तो क्या होगा, हाइपोफॉस्फेटेमिया इंड्यूस्ड रेब्डोमायलिसिस आपके पास केस आता है तो हाइपोफॉस्फेटेमिया कुड बी मास्क्ड, क्योंकि जब रेब्डोमायलिसिस होगी तो फॉस्फेट रिलीज होगा। तो जब आपके पास पेशेंट आया है तो सीरम फास्फोरस उसका हो सकता है नॉर्मल हो या ज्यादा हो, वो तो सिर्फ चंद दिनों के बाद जब आपने ट्रीटमेंट कर लिया है या जो भी सीट हो गया है उसके बाद तो कम हो सकता है, या कोई लकीली शुरू वाली कोई रिपोर्ट उसकी थी आपके पास रेब्डोमायलिसिस होने से पहले, तो फिर ही आप सस्पेक्ट कर सकते हो कि पेशेंट का कुड हैव हाइपोफॉस्फेटेमिया। मगर जब रेब्डोमायलिसिस हो गई उस वक्त उसको हाइपोफॉस्फेटेमिया नहीं होगा। इसका फायदा क्या है, फायदा भी है कि जब फॉस्फेट रिलीज होगा तो इट विल प्रोटेक्ट फ्रॉम वर्सनिंग जो सिम्टम्स ऑफ हाइपोफॉस्फेटेमिया। हिमेटोलॉजिकल फैक्ट, आरबीसी की हमारे
ब्रेक डाउन अभी पहले बात की हमने ड्यू टू क्यों Cell. सेल वॉल की वीकनेस की वजह से प्लस एटीपी के ना होने की वजह से फेगोसाइटोसिस जो है नहीं होगी, एटीपी नहीं काम करेगी। सेप्सिस इज कॉज ऑफ हाइपोफॉस्फेटेमिया और हाइपोफॉस्फेटेमिया would worsen the sepsis because of this problem के फेगोसाइटोसिस नहीं हो रही है। और उसके बाद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट एग्रीगेशन, वहाँ भी आपको एटीपी की ज़रूरत है, तो एग्रीगेशन ब्लीडिंग फॉर डायलिसिस हो सकती है। तो ब्लीडिंग हो सकती है, इम्पेयर्ड फेगोसाइट WBC की फंक्शन, इम्पेयर्ड फेगोसाइटोसिस और सेप्सिस और RBC की वजह से हेमोलिसिस और हीमोग्लोबिन यूरिया, एक्यूट रीनल फेलियर, एनीमिया, वो सारा कुछ हो सकता है। चलिए, अब ये चीजें जो याद रखने की जहन में कि किन सिचुएशन में हाइपोफॉस्फेटेमिया ज्यादा कॉमन है। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में हाइपर एलिमिनेशन कर रहे हो विदाउट फॉस्फेट सप्लीमेंट इजी, यूरिनरी फॉस्फेट वेस्टिंग है सच एज फेनकोनी सिंड्रोम और ट्यूमर इंड्यूस्ड ऑस्टियोमलेशिया, क्रॉनिक इंजेक्शन ऑफ एंटासिड जो है, ठीक है, फॉस्फेट बाइंडर्स आप कब यूज करते हो विद मील्स, तो फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन कम करते हो, ज्यादा दे दिए तो हाइपोफॉस्फेटेमिया भी हो सकता है। CRRT की अभी बात कर ली हमने, और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की ट्रीटमेंट में इसका भी हमने बात की ऑलरेडी। फिजिकल एग्जामिनेशन पे अभी जो सिम्टम्स आपने देखे हैं उसके मुताबिक फिजिकल एग्जामिनेशन देखना है। ऊपर आपके पास पेशेंट को डिप्लोपिया हो सकता है, डिसऑर्थोसिया हो सकता है, वीकनेस ऑफ द ट्रंक और एक्टिविटीज मसल हो सकते हैं। मसल वीकनेस कॉमन, सबटल भी हो सकती है और प्रोफाउंड भी हो सकती है। डिमिनिश्ड रेस्पिरेटरी रेट और टाइडल वॉल्यूम कुछ मसल वीकनेस की वजह से। टेकिपनिया, फिर हाइपरटेंशन, अभी मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी कम हो जाने की वजह से सीसीएफ हो सकती है। पेल स्किन हो सकती है ड्यू टू हेमोलिटिक एनीमिया, पेल स्किन और कंजक्टिवा ड्यू टू हेमोलिटिक एनीमिया। साइंस ऑफ रैप्टोमायोलिसिस, मसल टेंडरनेस हो सकती है। मेंटल स्टेटस एबनॉर्मलिटीज और क्रॉनिक, अभी हमने बात की थी कि सिम्पटम्स डिपेंड अपॉन दी ड्यूरेशन आल्सो, जहाँ पे प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन है चिल्ड्रन में स्पेशली, तो वहाँ शॉर्ट स्टेजेस हो सकता है, लिकेट बोन, ये लेग्स पॉइंट है और बोन टेंडरनेस हो सकती है। फिर वही क्लूज जो है, पुअर न्यूट्रिशन, सिम्टम्स ऑफ माल अब्जॉर्प्शन, अगर किसी पेशेंट को क्रॉनिक डायरिया की कंप्लेंट हो रही है, ठीक है, एक्सेसिव एंटासिड यूज से भी बात कर रही है। बोन पेन्स और फ्रैक्चर्स अगर हो गए हैं तो हाइपोफॉस्फेटेमिया को जरूर आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस में लाइए। सिम्टम्स जैसे और मल्टीपल और अदर पैराप्रोटीनिया, ट्रीटमेंट विद पारेंटल न्यूट्रिशन, एक्सेसिव हैवी मेटल यूज ऑफ ड्रग्स सच एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सिस्प्लाटिन और पार्बिट्रोनेट, कोई ये चीजें अगर हैं तो वहाँ आपको हाइपोफॉस्फेटेमिया को ज़हन में रखना होगा। पारेंटल आयरन की बात कर रहे हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हो जाके इंटेंसिव केयर यूनिट सेटिंग में कोई भी पेशेंट इंटेंसिव केयर यूनिट में रिस्क ऑफ हाइपोफॉस्फेटेमिया बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सेप्सिस होगा पेशेंट को या वेंटिलेटर पे होगा पेशेंट का, तो वहाँ पे आप थिंक ऑफ दिस। इन्वेस्टिगेशन सब पेशेंट के आ जाता है तो क्या करेंगे, सीरम फॉस्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्ब्यूमिन, ठीक है, पीटीएच और विटामिन डी लेवल, एबीजी अपने करवानी रेस्पिरेटरी अल्कोसिस को रूल आउट करने के लिए, लैक्टेट, सीबीसी, डिफरेंशियल काउंट, ये आपका सेप्सिस के लिए, अमोनिया लेवल फॉर हेपेटिक एन्सेफलोपैथी, ये FGF23 बहुत ही ओकेजनल लैब जो है लैब्स अवेलेबल हैं, रूटीन में अवेलेबल नहीं है। 24 आवर कलेक्शन ऑफ यूरिन फॉस्फेट, 24 आवर यूरिनरी फॉस्फेट की एक्सक्रीशन जो है वो ज़रूरी है
डिफरेंशिएट करने के लिए कि रीनल लॉसेस इज द कॉज ऑफ हाइपोफॉस्फेटीमिया या एक्स्ट्रा रीनल। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपोफॉस्फेटीमिया यूरिनरी फॉस्फेट इज लेस देन 100 मिलीग्राम, इसका मतलब कि एक्स्ट्रा रीनल कॉज है, डिस्ट्रीब्यूशन है या इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, एक्सीशन बढ़ गई है। फ्रैक्शनल एक्सीशन ऑफ फास्फोरस लेस देन 5 और यूरिनरी फास्फोरस ऑफ लेस देन 100 मिलीग्राम जो है 24 आवर्स, दैट मींस एक्स्ट्रा रीनल फास्फोरस लॉस। इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन आ जाती है। फैनकोनी सिंड्रोम सस्पेक्ट कर रहे हो तो फैनकोनी सिंड्रोम के बाकी फीचर्स आपने देखने होंगे। हाइपोयूरिथीमिया, हाइपोफॉस्फेटीमिया के अलावा अमाइनो एसिड यूरिया, ग्लाइकोसूरिया और ये हाइपोयूरिथीमिया, टाइप 2 रीनल ट्यूबरकुलोसिस। ऑस्टियोमलेशिया, क्रॉनिक हाइपोफॉस्फेटीमिया, तो ऑस्टियोमलेशिया रिकेट्स के लिए एक्सेस चाहिए आपको। अगर हाइपरथायराइड, हाइपरपैराथायराइड सस्पेक्ट कर रहे हो तो नेक का अल्ट्रासाउंड करवाना होगा, फॉर एडिनोमा का सस्पेक्ट कर रहे हो। और ये एमबीबी स्कैन उसको अगर एक्टोपिक हाइपरपैराथायराइडिज्म है, ठीक है। बोन डेंसिटी अगेन अगर क्रॉनिक फॉस्फेट वेस्टिक, वो तो आपको पहले भी और ट्रीटमेंट जब आप दे रहे हो उसके लिए फॉलोअप के लिए भी बोन डेंसिटी आपने फॉलोअप करनी होगी इसके लिए। और ये इनियम 111 जो स्कैन, अगर कोई मेसेंकाइमल ट्यूमर सस्पेक्ट कर रहे हो जिसकी वजह से फॉस्फेटूरिया हो सकता है। ये आपने फ्रैक्शन एक्सीशन फास्फोरस कैसे निकालनी है, यूरिनरी फास्फोरस इन प्लाज्मा क्रिएटिनिन इनटू 100 और डिवाइडेड बाय प्लाज्मा फास्फोरस इनटू यूरिनरी क्रिएटिनिन, ठीक है। तो ये आप फ्रैक्शन निकाल लेंगे। 5% इज द कट ऑफ, 5% से ज़्यादा है तो रीनल कॉज होगा, अगर 5% से कम है तो एक्स्ट्रा रीनल कॉज होगा। हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोफॉस्फेटीमिया और यूरिनरी फॉस्फेट वेस्टिंग, ठीक है। स्टार्ट हाइपरपैराथायराइडिज्म। फॉस्फेट रीअब्सॉर्ब कितना होता है? ट्यूबुलर फॉस्फेट रीअब्सॉर्ब 80 to 94% फिल्टर्ड फास्फोरस जो है दैट इज द रीअब्सॉर्ब। तो जो फ्रैक्शनल रीअब्सॉर्प्शन जो आपकी कम हो जाएगी इन हाइपरपैराथायराइडिज्म, फॉस्फेटिफिकेशन बढ़ जाएगी, तो इसकी वजह से हाइपोफॉस्फेटीमिया होगा। हाइपोफॉस्फेटीमिया और यूरिनरी फॉस्फेट वेस्टिंग विदाउट हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, दैट इज विटामिन डी डेफिशिएंसी। ट्रीटमेंट क्या करोगे? अभी हमने बात की थी कि काजेस जो सिम्टम्स डिपेंड करते हैं, काज, ड्यूरेशन एंड सेवेरिटी, और ट्रीटमेंट में भी सिम्टम्स पेशेंट के कितने हैं, और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट प्रेसिपिटेटिंग काज क्या है, और एक चीज़ और जो यहाँ आ जाती है दैट इज रीनल फंक्शन क्या है। अगर रीनल फेलियर है, अगर रीनल फंक्शन कम है तो डोज आपकी जो भी करेक्शन है आपकी डोज जो है फास्फोरस की कम ज़रूरत पड़ेगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल रीनल फंक्शन। और ट्रीटमेंट के गोल्स भी है, एक तो सिम्टम्स को इम्प्रूव करके रिप्लेस करना है फास्फोरस को, और उसके साथ करेक्ट द कॉज, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसमें काज की करेक्शन से ही आपको फॉस्फेटीमिया करेक्ट होगा। तो हाइपोफॉस्फेटीमिया अगर सीरम फास्फोरस 2.5 से कम है, आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, ठीक है। और उसके बाद फास्फोरस अगर मोर देन 2 है, 2 to 2.5 है, 1 to 1.9 है तो 1 है। अगर 2 से 2.5 है तो डायरेक्टली रिप्लेसमेंट को वर्क, ठीक है। और अगर 1 से 1.9 तक है फिर आपने देखना सिम्टम्स है या नो सिम्टम्स है, ठीक है। और सिम्टम में इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सपेक्ट कि पेशेंट वेंटिलेटर पे तो नहीं है, ये चीज़ देखना है। अगर सिम्टम्स हैं, पेशेंट वेंटिलेटर पे है, तो फिर ये आपको इससे आ गया कि पीओ पॉसिबल, ओरल पॉसिबल है कि, और वेंटिलेटर पे है तो ओरल नहीं दे सकोगे, और पीओ नॉट पॉसिबल तो फिर आईवी रिप्लेसमेंट। यहाँ आईवी रिप्लेसमेंट अगर इस
लेवल का फास्फोरस है, पेशेंट इज सिम्टम्स एंड हैविंग सिम्टम्स और ओरल फास्फोरस रिप्लेसमेंट इज नॉट पॉसिबल, तो आपने आईवी रिप्लेस करना। और अगर लेस देन 1 mg है तो आपने आईवी रिप्लेस करना है, ठीक है। 3 फॉर्म जो है ट्रीटमेंट की, एक तो डाइटरी, दूसरा ओरल रिप्लेसमेंट और तीसरा आईवी रिप्लेसमेंट। आईवी रिप्लेसमेंट की इंडिकेशन सीरम फास्फोरस लेवल लेस देन 1 मिलीग्राम और दूसरा सीरम फास्फोरस लेवल 1 to 1.9 मिलीग्राम एंड द पेशेंट इज हैविंग सिम्पटम, हेमोलिसिस हो रही है, मसल वीकनेस हो रही है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो रही है, हाइपोटेंशन डेवलप हो रही है, कोई भी सिम्टम्स अगर डेवलप हो रहे हैं इस लेवल पे भी, तो आईवी रिप्लेस करना है। और आईवी रिप्लेस करना है या ओरल रिप्लेस करना है, वहाँ आपको सीरम पोटेशियम की जरूरत होगी। अगर तो सीरम फास्फोरस सीरम पोटेशियम मोर देन 4 है तो फिर आप जो सोडियम फास्फेट रिप्लेस करोगे। अगर सीरम पोटेशियम कम है तो फिर पोटेशियम फास्फेट दोगे, ठीक है। 4 कट ऑफ है, अगर फिर 4 से ज़्यादा है तो सोडियम साल्ट, और अगर 4 से कम है तो पोटेशियम साल्ट। ओरल अपने डाइट से कौन सी चीजें जिसमें फास्फोरस ज्यादा है, ठीक है। मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क रफली याद रखने वाली बात है कि 1 मिलीग्राम पर ml, रफली थोड़ा सा कम है 1 मिलीग्राम से, मगर मोटी सी बात याद रखनी कि 1 कप 240 मिलीग्राम जो मिलीलीटर जो उसमें 224 मिलीग्राम होते हैं, तकरीबन 1 ml पर, और 1 मिलीग्राम पर 1 ml कैल्शियम का भी और फास्फोरस का भी मिल्क में। चीज में आप देख रहे हो कि ज्यादा है 213 in 28 का। मीट्स में ये आपके पास आ जाते हैं 170, 250, 240 पर 100 ग्राम। आर्गन मीट, गुर्दा, कलेजी, ठीक है, उनमें ब्रेन, स्पेशली ब्रेन, किडनीज और लिवर, उसमें फास्फोरस कंटेंट ज्यादा है। ये 100 ग्राम कितना होता है? 100 ग्राम कितना इन टर्म्स ऑफ केजी? केजी में तो आसान हो जाएगा 1/10 ऑफ द केजी, मगर जो तकरीबन 3 आउंस पे, ठीक है। और ये लेंटिल्स, बीन